हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ वी अप्लाई द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन we get an important consequence, the law of conservation of momentum. अगर हम लोग कोई बॉडी मूव कर रहा है तो अगर उसमें हम लोग सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों को अप्लाई करेंगे तो हमें एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन प्राप्त होगा जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये गन है और इससे बुलेट को जब फायर किया जाता है तो गन क्या है, गन बुलेट पर फोर्स लगाता है। तो हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ के से जानते हैं कि अगर गन बुलेट पर फोर्स लगा रहा है तो बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगा। तो इसके कारण जो गन है वो आप देखेंगे पीछे साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये गन भी पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी बुलेट ने भी गन पर फोर्स लगाया। Suppose the force of the bullet by the gun is F. मान लेते हैं कि जो फोर्स है बुलेट जो गन पर लगा रहा है वो F है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट इज -F। तो जो फोर्स ऑन गन, बुलेट जो गन पर फोर्स लगाएगा वह क्या हो जाएगा, -F। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर -F हो गया। the two forces act for common interval of time dt। और जो इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट रहेगा, जब इन लोगों बुलेट और गन ने जब फोर्स लगाया तो उन दोनों के बीच जो कांटेक्ट टाइम रहेगा वह दोनों के बीच का सेम रहेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो कांटेक्ट टाइम है dt है, बहुत स्मॉल टाइम है, इसको हम लोग dt मान लेते हैं। तो फोर्स हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में स्टडी किए थे कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम चल जाएगा, वह इक्वल होगा फोर्स के इक्वल होगा। तो फोर्स हो जाएगा dp बाई dt। dp हो गया यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम और dt जो टाइम इंटरवल है, दोनों के कांटेक्ट का जो टाइम है वह dt है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब हम बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। अगर हमें फोर्स निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम पहले निकालना पड़ेगा, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट को पहले निकालते हैं। तो बुलेट का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम होगा उसमें से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे तो बुलेट का चेंज इन मोमेंटम मालूम चल जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, मानते कि पीबी इसका फाइनल मोमेंटम है बुलेट का। पी को हम लोग मोमेंटम से डिनोट करते हैं और बी यहाँ पर ये बुलेट को डिनोट कर रहा है। तो जो पीबी है वह बुलेट का मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है। और इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, क्योंकि ये दोनों रेस्ट पर थे, बुलेट और गन इनिशियली रेस्ट पर थे। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा। तो यह हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पीबी हो गया। उसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन क्या हो जाएगा, पीजी हो जाएगा। पीजी माइनस जीरो, गन का जो फाइनल मोमेंटम मानते कि पीजी है और इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो यह हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम पीजी हो गया। अब हम जो यहाँ से फोर्स को निकालेंगे तो देखिए फोर्स होता है dp बाई dt, और हम dt को अगर इस साइड लेते हैं तो इस साइड अगर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ डी टी, यानी यहाँ पर एफ बी डी टी है, तो यानी फोर्स ऑन बुलेट को हम dt यानी टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर क्या आया था, बुलेट का pb। तो एफ बी डी टी हो जाएगा एफ बी। उसी तरह एफ जी डी टी, यानी गन पर जो फोर्स लग रहा है टाइम इंटरवल dt में, वह हो जाएगा pg के इक्वल हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जो गन का है वह pg है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है उसमें क्या है कि दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन उसका एक का जो
डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है तो हम एक को निगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर किसी एक को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो दूसरे को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए dt इस इक्वेशन में और इक्वेशन इक्वेशन में दोनों dt तो सेम है और fb और fg का मैग्नीट्यूड भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर देखिए pg pg क्या हो गया, एफ जी हो जाएगा, एफ जी डी टी हो गया पीजी के और एफ बी डी टी हो गया पीबी के। तो एफ जी इक्वल हो जाएगा माइनस पीबी। डी टी दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा और एफ जी इक्वल है माइनस एफ बी के। तो ये क्या हो जाएगा, पीजी इक्वल हो जाएगा माइनस पीबी के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो Pg प्लस Pb, अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो Pg प्लस Pb हो गया 0। तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन, बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम सिस्टम इज कंजर्व। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल में भी दोनों का मोमेंटम कितना था, 0 था, दोनों रेस्ट पर था, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0 था। गन और बुलेट का मोमेंटम 0 था, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आएगा। और फाइनल मोमेंटम को भी दोनों को प्लस करते हैं तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन, ये दोनों को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, बुलेट और गन को सिस्टम मान लेते हैं, तो वो सिस्टम का जो मोमेंटम है वह कंजर्व रहता है। उसी तरह देखिए एक बॉल है, अर्थ के सरफेस से ऊपर है, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज ए सिस्टम विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ और बॉल है, इस पर किसी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, या तो मान लेते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल है, मून का या सन का या दूसरे स्टार का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस केस में मान लेते हैं कि वह बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो in an isolated system, a system with no external force, mutual force between pairs of particle in the system can cause momentum change in individual particle। अगर अर्थ और बॉल को हम एक सिस्टम माने तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा, तो इन दोनों के कारण इस फोर्स के कारण क्या होगा, इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज हो सकता है। जैसे बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया, यहाँ से 0 था और जब ये यहाँ से फोर्स, अर्थ ने फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा, तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। उसी तरह बॉल ने भी अर्थ पर फोर्स लगाया तो अर्थ का भी मोमेंटम चेंज हो गया। इंडिविजुअल दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को सिस्टम लें तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। सिंस द म्यूचुअल फोर्सेस फॉर ईच पेयर आर इक्वल एंड अपोजिट, द मोमेंटम चेंजेस कैंसिल इन पेयर्स एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज। जैसे दोनों का जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, उसके कारण जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो पेयर्स में होगा, और उन लोग का इंडिविजुअल का जो मोमेंटम होगा वह इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके कारण क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दिस फैक्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व। अगर दो बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है, यानी मान लो दो बॉडी आपस में टकरा रहा है, तो उसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम हम निकालेंगे तो टोटल मोमेंटम क्या है, वह चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। अगर टकराने के पहले का, कोलिजन के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों निकालेंगे तो सेम आएगा। आइए हम इसको देखते हैं। दो बॉल है, एक बॉल ए है और दूसरा बॉल बी है, और ये दोनों आपस में टकराते हैं। तो मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए जस्ट बिफोर कोलिजन इज पी ए। ये बॉल का एक टकराने के पहले का जो मोमेंटम है वो पी ए है, और बॉल बी का जो टकराने के पहले का मोमेंटम है वह पी बी है। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर कोलिजन, और बॉल ए का जो टकराने के बाद का जो मोमेंटम है पी डैश ए है, और बॉल बी का जो फाइनल मोमेंटम है वो टकराने के बाद पी डैश बी है। बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होता है, जो बॉल ए पर जो फोर्स लगा बॉल बी के कारण, बॉल बी, ये दोनों आपस में टकराया, तो टकराने के बाद बॉल ए पर जो फोर्स लगा बॉल बी के कारण, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ ए बी। तो
हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार क्या होगा, जो बॉल ए पर जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल देते हैं, तो हमें पहले चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा और उसमें जो टाइम इंटरवल है उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर dt जो टाइम इंटरवल है, ये दोनों जितने समय के लिए कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के, टकराते समय एक दूसरे के जो कांटेक्ट में रहते हैं वह टाइम dt है। तो ये हो जाएगा, जो फोर्स ए पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा पी डैश ए। पी डैश ए क्या है, बॉल ए का फाइनल मोमेंटम है, और पी ए है बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम। ये माइनस कर देंगे और dt टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया फोर्स। और बॉल बी का उसी तरह, बॉल बी का जो फोर्स हो जाएगा पी डैश बी माइनस पी बी, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt। dt जो कांटेक्ट टाइम है, दोनों के बीच का कांटेक्ट टाइम है, और यह दोनों के लिए सेम है। dt common interval of time for both forces, that is the time for which the two bodies are in contact। यह जितनी देर के लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में है वह dt टाइम है, और दोनों के लिए इक्वल है, सेम है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी क्या है, पी डैश ए माइनस पी ए, और एफ बी है पी डैश बी माइनस पी बी, और ये dt क्या है, सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं dt से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा पी डैश ए माइनस पी ए, और इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस ए, ये माइनस हो गया, और जो फोर्स बी पर, बी बॉल का जो फोर्स है वो हो जाएगा पी डैश माइनस पी बी। तो इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा पी डैश ए माइनस पी ए इक्वल टू माइनस पी डैश बी प्लस पी बी। अब इसको हम क्या करते हैं, जो पी बी है माइनस वाला पी डैश बी है, इसको हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो पी डैश ए प्लस पी डैश बी इक्वल टू पी ए, इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, कि ये क्या है, दोनों बॉल का फाइनल मोमेंटम है, बॉल ए का फाइनल मोमेंटम और बॉल बी का फाइनल मोमेंटम, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है, दोनों बॉल का इनिशियल मोमेंटम आए, पी ए प्लस पी बी इनिशियल मोमेंटम, यानी जो फाइनल मोमेंटम है दोनों बॉल का वह इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, यानी दोनों बॉल के फाइनल मोमेंटम को ऐड करेंगे वो इक्वल होगा दोनों बॉल के इनिशियल मोमेंटम को ऐड करने के बाद जो आएगा उसके इक्वल होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।